अब आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में। जेके एसएसपी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इन टॉपिक्स की अच्छे से समझ भी आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होती है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। देखिए, एक लैंग्वेज का बेसिक फंक्शन क्या होता है? एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो बातचीत करने, कम्युनिकेट करने और दूसरा कोई क्या कहना चाहता है इस चीज को समझना, ये एक बेसिक फंक्शन होता है किसी भी लैंग्वेज का। तो अकाउंटिंग जो होती है ये भी ऐसे ही एक फंक्शन को सर्व करती है। ये भी बिजनेस के ऑपरेशन के रिजल्ट को दूसरी पार्टीज जैसे प्रोप्राइटर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए या गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट भी हो सकती है, एजेंसीज भी हो सकती है, तो उसके साथ कम्युनिकेट करना ये बेसिक फंक्शन रहता है अकाउंटिंग का। तो ये होता है अकाउंटिंग का फंक्शन। जिस तरह से लैंग्वेज का एक फंक्शन होता है, इसी तरह से जो अकाउंटेंसी है ये भी बिजनेस की लैंग्वेज है। देखिए, ये तो हमें पता है कि अकाउंटिंग जनरली अगर देखा जाए तो बिजनेस से एसोसिएटेड है ना। बट ये सिर्फ बिजनेस से ही एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि पर्सन्स जैसे कि हाउसवाइफ्स हो गई, गवर्नमेंट और दूसरे जो इंडिविजुअल्स भी अकाउंटिंग का यूज करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, एक जो हाउसवाइफ होती है उसे भी जो पैसा लिया होता है या फिर खर्चा होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे भी रिकॉर्ड करना होता है। अपनी हाउस होल्ड डायरी में उसे एक पेज पर रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड करना होता है। जबकि कुछ दूसरी पेमेंट जैसे मिल्क के लिए हो गया, फूड के लिए, क्लॉथिंग के लिए, हाउस एजुकेशन के लिए, इन सब के लिए जो पेमेंट्स को एक डिफरेंट पेज पर रिकॉर्ड करना होता है। इस तरह से करने से क्या होता है कि ये रिकॉर्ड जो है ना, इसकी हेल्प करता है ये जानने के लिए कि जहां से कैश लिया गया उसका सोर्स क्या था और किस पर्पस के लिए इसे जो है यूटिलाइज किया गया। उसके बाद क्या इसकी जो रिसेप्ट्स हैं वो पेमेंट से ज्यादा हैं या जो पेमेंट्स हैं वो रिसेप्ट से ज्यादा हैं। इस सब के लिए एक जो रिकॉर्ड बनाया होता है ना उस हाउसवाइफ ने, ये उसकी हेल्प करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज और होती है, ऐसा करने से क्या होता है कि मान लीजिए कि रेगुलरली एक हाउसवाइफ जो है वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रही है, तब रिसेप्ट्स और जो पेमेंट्स के नेचर के बारे में उसे आइडिया हो जाएगा, एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसे। यानी कि डेली रिकॉर्डिंग से वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगी। फॉर एग्जांपल, उसे पता चल जाएगा कि टोटल कितना अमाउंट जो है वो स्पेंड हुआ किसी टाइम पीरियड के दौरान। मान लीजिए एक साल मान लीजिए कि एक साल के दौरान कितना खर्चा हुआ, कितनी सेविंग्स हुई, तो उसे रिसेप्ट के सोर्सेज का आइडिया होगा। जैसे कि हाउसमेट की सैलरी, प्रॉपर्टी से रेंट जो मिल रहा है, उसके साथ साथ जो गिफ्ट्स रिलेटिव से मिले वगैरह वगैरह। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड, जिसे अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है, उसे फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है। अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो उसे बहुत जरूरत होती है अकाउंटिंग की। उसे ये सब पता होना चाहिए कि उसके पास क्या होना चाहिए कि बिजनेस ग्रो करे, और अकाउंटिंग पीरियड के बाद उसे पता चलना चाहिए कि उसे फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। क्या आने वाले फ्यूचर में वो बिजनेस चला पाएगा कि नहीं, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए एक बिजनेसमैन को। अब हम डिस्कस करते हैं कि अकाउंट्स क्या होता है एक्चुअल में। देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस, मेजरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफाइंग मतलब क्या होता है कि जितनी भी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सब को हम इकट्ठे एक हेड के अंडर लिखते हैं। सिमिलर नेचर की जो भी ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं उन सबको हम एक सिमिलर नेचर की जो हो तो उनको एक हेड के अंडर लिखते हैं हम। ओके, तो जितनी भी परचेजेस होंगी हम एक परचेजेस अकाउंट बनाएंगे। जितनी भी सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी उनको उनके लिए हम सेल्स अकाउंट में लिखेंगे। जो भी ट्रांजैक्शंस कैश के रिलेटेड होंगी तो उन्हें हम कैश के अंडर लिखेंगे। तो अब अगर डेफिनेशन की बात करें अकाउंट्स क्या होता है, तो अकाउंट्स इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। It records not only the amount of the transactions but also their effect and direction. तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें एक ही हेड के अंडर लिखा जाता है। सिर्फ एक अमाउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती, बल्कि इसमें इफेक्ट्स और डायरेक्शन क्या है ये भी देखा जाता है। अकाउंट की यूजली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अकाउंट को। आइए यहाँ पर एक कैश अकाउंट बनाते हैं। हम अकाउंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर एक साइड को हम डेबिट कहते हैं, ये वाली साइड, और ये जो दूसरी साइड है इसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं। हेडिंग में जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं उसका सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, उसका नाम आएगा, नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद कैश अकाउंट लिखेंगे। कैश अकाउंट जो है A/C जो है ये अकाउंट है, तो कैश अकाउंट मतलब कैश अकाउंट लिखेंगे। अब दो पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब इसमें जो मिडिल लाइन होती है वो थोड़ी बोल्ड होती है ताकि पता चल जाए
ये आप देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ी सी बोल्ड है बाकी लाइन से। तो इससे अब क्या होता है कि इससे ये पता चल जाता है कि ये साइड जो है ये डेबिट साइड है, और ये जो साइड है दूसरे वाली ये क्रेडिट साइड है। अब डेबिट जो है वो लेफ्ट साइड वाला एरिया होगा, है ना, जैसा मैंने बताया आपको, और जो राइट वाला होगा वो होगा क्रेडिट साइड वाला एरिया। अब जो डेबिट है उसे हम शॉर्ट में ये देख रहे हो आप, यहाँ पे डी आर लिखा हुआ है, तो डी आर लिखते हैं, और जो क्रेडिट होता है उसे हम सी आर लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो शॉर्ट में डी आर डेबिट के लिए, सी आर क्रेडिट के लिए। और जो डेबिट साइड होती है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। डेबिट साइड को इसी तरह से क्रेडिट साइड को भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम डेबिट साइड की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं डेट, कि किस डेट को हमने ट्रांजैक्शन की है। अब इसके बाद हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यानी हमने क्या किया, पैसा आया या गया। जब ट्रांजैक्शन हुई तो या तो पैसा आएगा या जाएगा, ट्रांजैक्शन में ये तो होता है। तो जो भी डिटेल्स होंगी उन्हें हम पर्टिकुलर्स के अंडर लिखेंगे, यहां इस कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद आता है लेजर फोलियो, एल एफ ये जो लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है ये मैं बताता हूं आपको। देखो ये जो एल एफ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लिखा हुआ है, इसके बाद आप लिखते हो अमाउंट, कि अब देखो अगर पैसा आएगा तो कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट में आएगा, अगर पैसा जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं कि जो पैसा आएगा तो कैश इंक्रीज होगा, ऐसा तो होगा ही ना, तो डेबिट में आएगा। अगर पैसा जाएगा तो पैसा डिक्रीज होगा, जब जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि ये लेजर फोलियो क्या होता है। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये भी मैं बताता हूं। जैसे कि बुक्स में स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है, आपने देखा होगा कि बुक्स के स्टार्टिंग में एक इंडेक्स सा बना होता है। उस इंडेक्स के आगे क्या होता है कि हर टॉपिक के आगे पेज नंबर लिखा होता है, कि जो डेफिनेशन या कोई टॉपिक है तो वो इस पेज पर आपको मिलेगा। जब हम वहां से इंडेक्स में देख लेते हैं कि हमें पता चल जाता है कि वो पेज जो है इतने, वो जो टॉपिक है या वो डेफिनेशन जो हम देख रहे हैं वो इतने पेज नंबर पे है। ठीक इसी तरह से ये जो लेजर फोलियो है ना, तो ये भी रेफरेंस के लिए यहां पर लिखा जाता है। एक बात नोट कर लें कि डेबिट साइड में हम टू का यूज करते हैं, लेकिन क्रेडिट साइड में बाई का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, टू ए, यानी ए कोई आदमी है जिसके लिए हमने पैसा दिया, यानी कि ए को पैसा आ रहा है, तो टू ए आगे हम लेजर फोलियो में पेज नंबर लिखेंगे, और फिर उसके बाद अमाउंट, कि कितना अमाउंट की ट्रांजेक्शन हुई है, कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन हो रही है ना, ए के लिए कितना ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वो अमाउंट वहां पे आ जाएगा। लेजर फोलियो में उसका जो है पेज नंबर के इतने पेज नंबर पे ए का खाता है। तो याद रखें कि कई बार लेजर फोलियो की जगह जर्नल फोलियो भी लिखा जाता है। जर्नल ये जो होता है ना, JOURNAL, जर्नल फोलियो भी लिखा जाता है इसकी लेजर फोलियो की जगह, LF की जगह JF। अब इसके बाद आता है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, डेबिट रेफर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड क्रेडिट रेफर्स टू द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। DR क्या होता है, DR स्टैंड फॉर द डेबिट एंड CR स्टैंड फॉर द क्रेडिट। An item recorded on the debits of the account is said to be debited to the account. Okay, both debit and credit may represent increase or decrease depending upon the nature of the account. अब कई बार ना ऐसा होता है कि जब डायरेक्टली हमसे पूछा जाए कि डेबिट और क्रेडिट में क्या फर्क होता है, तो हम गोल्डन रूल समझाने लगते हैं कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेबिट एंड क्रेडिट? डेबिट का सिंपल यही मतलब है कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट जो रेफर करे उसको, तो जो अभी हमने पढ़ा इसी तरह से सेम क्रेडिट के लिए कि जो राइट साइड ऑफ द अकाउंट को रेफर करे वो क्रेडिट है। तो शॉर्ट फॉर्म्स में DR डेबिट के लिए और CR क्रेडिट के लिए। अब जो आइटम्स डेबिट साइड में लिखेंगे उसे लिखा जाएगा सेल्स इज डेबिटेड टू अकाउंट, हमने पैसा दिया, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो आगे इसी वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा कंसेप्ट ले लीजिए कि जो क्रेडिट साइड में होगा उसके लिए लिखेंगे क्रेडिटेड। तो जैसे रेंट इज क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, तो सेल्स इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट, है ना, तो डेबिट साइड के लिए। तो बस इसके अलावा और इसका कोई मतलब नहीं है डेबिट एंड क्रेडिट का। जो ये डेबिट और क्रेडिट है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि डेबिट में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो सेम क्रेडिट में भी होता है, क्रेडिट में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। और ये सब नेचर ऑफ अकाउंट पर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। तो अब हम नेचर पढ़ेंगे कि इसमें क्या आ जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट,
इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट आ जाती है, तो मैं बताता हूँ आपको कि क्या नेचर होगा इसका, तो किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं इस अकाउंट की। तो यानी अकाउंट की हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो अकाउंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसमें एक है, ये अप्रोचेस में डिवाइड करेंगे इसको हम दो पार्ट्स में। तो एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक आती है मॉडर्न अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है ना, उसे इंग्लिश अप्रोच भी कह सकते हैं, और जो मॉडर्न अप्रोच होती है उसको हम अमेरिकन अप्रोच भी बोल सकते हैं। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच आप देख रहे हो, इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें। मैंने बताया ना कि ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दो अप्रोचेस हैं जिसमें हम अकाउंट को डिवाइड करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो अकाउंट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। अब मैं इम्पर्सनल और पर्सनल दोनों बताता हूं क्या होता है। देखो, पर्सनल अकाउंट को सबसे पहले जो है ना, ये इंडिविजुअल्स के साथ रिलेटेड होता है, फर्म्स के साथ होता है, कंपनी के साथ ये रिलेटेड हो सकता है। तो पर्सनल अकाउंट को फर्दर तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक होता है तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब जो ये इम्पर्सनल होता है ना अकाउंट, तो ये इंडिविजुअल्स के साथ रिलेटेड नहीं होता, ये किसी फर्म या कंपनी के साथ, एक इंडिविजुअल के साथ रिलेटेड इम्पर्सनल अकाउंट नहीं होता। पर्सन के रिलेटेड पर्सनल अकाउंट, रिलेटेड विद द इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनी, इसके साथ रिलेटेड होता है कौन? पर्सनल अकाउंट। तीन टाइप्स मैंने बताई, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाता है, तो इससे नेचुरल चीजों को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स क्रिएशन ऑफ गॉड्स, जो गॉड्स की क्रिएशन है उनको रिप्रेजेंट करता है, कुदरती चीजों को रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल थिंग्स को। ओके, तो आर्टिफिशियल अकाउंट क्या होता है? जो नेचुरल चीजों को इंक्लूड या रिप्रेजेंट ना करे। इसमें आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होते हैं, उनको लॉ के द्वारा एक आइडेंटिटी दी जाती है ताकि वो अपनी ट्रांजैक्शंस करके काम चला सके। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ऐसे समझ नहीं आएगी कि इम्पर्सनल क्या होगा, आर्टिफिशियल क्या मतलब है, आर्टिफिशियल पर्सन कौन सा हो गया। तो ये मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि ये बिल्डिंग जो है ये J&K बैंक ने खरीदी है। अब जब पेपर्स पर साइन करने होते हैं तो अब JK बैंक खुद तो जाहिर है कि वो साइन नहीं करेगा ना, तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा, तो अपनी एक्टिविटी जो परफॉर्म करेगा कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, JK बैंक खुद थोड़ी करेगा। इसलिए लॉ के द्वारा जो बॉडी कॉर्पोरेट या हम कह सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल जो क्रिएट किए जाते हैं, तो फिर जो नेचुरल पर्सन होते हैं वो अपना काम कर सकते हैं। अगर कोई JK बैंक के साथ कोई घोटाला करता है तो JK बैंक उसके अगेंस्ट कंप्लेन करेगा, उसका मैनेजर ऑन द बिहाफ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक JK बैंक कंप्लेन करेगा। तो कंप्लेन किसके नाम से चलेगी? JK बैंक के नाम से। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हुआ ना। अब ये जो जितनी भी कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, ये क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन्स। तो इनको लॉ के द्वारा एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का दर्जा दिया जाता है। तो ये आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने इंफॉर्मेशन दी अकाउंटिंग के बारे में, अब इसके बाद और भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, ये कंसेप्ट्स को क्लियर करते चले जाएंगे। तो आई होप कि आज के टॉपिक की आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम